तो चैप्टर 8 कंप्लीट करने के बाद अब हमारी वीडियो जो है चल रही है चैप्टर 9 की तरफ, क्योंकि तो लगे हाँ तो दोनों चैप्टर खत्म कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। सब में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमें क्वेश्चन करने ज़्यादा अच्छे आने चाहिए इसके बजाय थ्योरी में घुसने, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा नहीं पूछता। फिर भी मैं आपको थ्योरी जल्दी से एक बार बता देता हूँ। भाई देखो, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया सबसे पहले, फिर उसके नीचे मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं, ट्री, पोल, हाउस, टावर, बिल्डिंग। अगर आप कोई भी ऐसा वर्ड देखते हो तो ये हमेशा क्या होगा, ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। किसके साथ? यहाँ पे वर्ड मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टल लेवल, कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब आप कहोगे सर कोई पेड़ तो ऐसे होता, कोई टावर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, नहीं। लेकिन हमें यहाँ क्या मानना है कि जितने भी ट्री, पोल, ये हाइट वाली चीज़ दी होंगी, जिसकी भी हाइट या एल्टीट्यूड बोले, वो कहेगा कि ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर, मुझे क्या मानना है कि वो परपेंडिकुलर है। किसके साथ? बेस के साथ। वो क्या है? परपेंडिकुलर। किसके साथ? बेस के साथ। बेस के साथ रिलेशन क्या है उसका? परपेंडिकुलर। ये चीज़ याद हो गई। बस ये याद रखना, बेस के साथ वो परपेंडिकुलर होगा। और टावर बोल दो, सीधा खड़ा कर दो उसे 90 डिग्री पे। ये वैल्यूज़ 3 और 3 6, ये मिनिमम यूज़ होती हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन पे कि मिनिमम होंगी या मैक्सिमम, लेकिन ये कम यूज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा ये 3 वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा ये 3 वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, sin 30, sin 60 और sin 45। sin 60, sin 60 और sin 45, ये वैल्यूज़ बहुत मिनिमम यूज़ होंगी। cos 30, cos 45 और cos 60, ये भी मिनिमम यूज़ होंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैल्यूज होती हैं कौन सी होती है? tan 30, tan 60 और tan 45। tan 45 को मैंने अलग से लिखा है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लिखिए एट थीटा इज इक्वल टू 45 द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ, मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, थीटा कौन सा? ये। अगर ये एंगल 45 है, कितना है? 45 डिग्री। तो जो हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? AB। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट AB इज इक्वल टू BC। और अच्छा, यहाँ पे BC क्या है ये बताइए? BC क्या होगा? यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट C है, यहाँ पे कोई मान लो कि C है, मैं C पे खड़ा हूँ, मैं किसी पतंग को उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। ऊपर उठाने का मतलब होता है एलिवेट करना। ऊपर उठाने का मतलब क्या होता है? एलिवेट करना। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल के साथ उस समय जो एंगल बन रहा होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ से जैसे आपने गर्दन उठाई, ये था आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल से जितनी आपकी गर्दन ऊपर उठी, वो क्या होगा? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 45 डिग्री है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा? उस ऑब्जेक्ट का जो देख रहा है, ये मानो कि उसके फुट से कितनी दूर खड़ा है वो, उसके फुट से। फुट कहाँ पे है? फुट होता है जहाँ पे वो गड़ा हुआ है, B पे, ठीक है। और ये क्या है? C से देखा जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को, C से देखा जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को। तो AB किसके इक्वल होगा इस केस में? BC के। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट AB इज इक्वल टू BC। कैसे? tan 45 डिग्री। मैं tan 45 नहीं जानता, मैं tan थीटा जानता हूँ। जो भी थीटा दे रखा होगा उसकी जगह थीटा पुट कर दो। पिछले में हमने पढ़ा था कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यहाँ पे है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और बेस क्या है? ये तो हाइपोट, ये 90 है, ये हाइपोट हो गया, तो ये तीसरी साइड क्या आएगी? बेस। अब बताओ मुझे tan 45 क्या है? tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा AB इज इक्वल टू BC। ये याद रखना है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। जब थीटा 45 होता है तो एक चीज़ और पूछी जाती है, जैसे सन में सन की रेस पड़ रही है, तो बताइए कि आपकी हाइट ये 15 दे रखी है और ये थीटा 45 है, तो बताइए ये वाली लेंथ कितनी होगी? डायरेक्ट पूछता कभी कभी, कितनी होगी? इधर देखो, ये 15 है, ये थीटा 45 है, तो ये भी कितना होगा? 15। थीटा कितना है? 45। तो इसका रेशियो क्या आता है? इक्वल 1:1। वो कभी कभी रेशियो ही पूछ लेता। रेशियो क्या होगा? 1:1, क्योंकि x 15 आएगा। रेशियो क्या होगा? 15:15 क्या? और 1:1 रेशियो की फॉर्म में। ये चीज़ें याद होनी चाहिए बिल्कुल डायरेक्ट। कहीं पूछता नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है tan 45 का।
कि किस एंगल पे ये ए बी इसके इक्वल होगा, ए बी बी सी के इक्वल हो, किस एंगल पे 45, 45 किसे याद रखोगे 45 को। अब ये कोई डेफिनेशन है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। लिखिए लाइन ऑफ साइट, इट इज द लाइन, it is the line drawn from an eye of observer, from an eye of observer to the object। ठीक है जी, पहली बात समझ में आ गई। लाइन ऑफ साइट किसे कहेंगे, वो लाइन जो ऑब्जर्वर की आई से लाइन और इसका ऑब्जेक्ट तक बनी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। भाई मैं किसी ऑब्जेक्ट को इतनी दूर से देख रहा हूँ खड़ा होके, तो एक लाइन ही तो बन रही है मेरी आंख से, पैरों से थोड़ी बनेगी। पैरों से बन सकती है क्या लाइन, क्यों नहीं बन सकती पैरों से, क्योंकि हम पैरों से नहीं देखते हैं। कहाँ देखते हैं, आँख, हाथ से देखते हैं, आँख से। चलो ठीक है, अगला देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन। लिखिए जरा, द एंगल फॉर्म्ड, the angle formed, the angle formed by the line of sight, by the line of sight, by the line of sight with horizontal level, with horizontal level, with horizontal level, when the point being viewed is, when point being viewed is above horizontal, above horizontal level। ठीक है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लो इसे, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ लो। लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया, लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया। मैं आँख से अपनी आँख को उठा के देख रहा हूँ, उठा के देख रहा हूँ सिर को उठा के, इसका मतलब ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। नॉर्मल पोस्चर ये है, नॉर्मल पोस्चर में ये हो गई हॉरिजॉन्टल लेवल, ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ऐसे जैसे मैंने अपनी आंखों को उठाया, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल थोड़ी खिसक जाएगा, मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल तो फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे मैंने अपनी गर्दन को उठाया, तो अगर गर्दन को उठाना ऐसे मान रहे हो, मतलब अब मेरा ये मार्कर यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ऐसे था ऐसे हो गया। तो अब इस ये मान लो यहाँ पे था, अब ये ऐसे हो गया। तो जितनी इसकी ओपनिंग हुई है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, लाइन ऑफ साइट जो भी एंगल बना रही है, अगर ये ऊपर उठ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो मैं छत पे खड़ा हूँ, तो ये लाइन ऑफ साइट है। अब मैंने अपनी गर्दन झुकाई, तो मतलब मैंने नीचे की तरफ देखा, अब क्या है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब मैं ऊपर देख रहा हूँ एलिवेशन, नीचे देख रहा हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये याद रहेगा। किसके साथ बनाया, जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, वो किस किस के बीच में एंगल है, उसके तो हेल्पिंग आर्म्स कौन से हैं, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल। अब नाउ इट डिपेंड्स, एंगल ऑफ एलिवेशन जब होगा जब लाइन ऑफ साइट अबव हॉरिजॉन्टल लेवल होगी, ठीक है, लाइन ऑफ साइट अबव हॉरिजॉन्टल लेवल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन लाइन ऑफ साइट बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल। बात समझ में आ गया। अब लिखो इसे, इसकी डेफिनेशन, एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट with horizontal level, with horizontal level, when point being viewed, when point being viewed is below horizontal level। आई थिंक बात क्लियर हुई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। मैंने अभी देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का बनाया, मैंने डिप्रेशन का नहीं बनाया। अब मैं डिप्रेशन का बनाता हूँ। मान लो मैं छत पे खड़ा होकर पतंग को देख रहा हूँ, तो ये मेरा तो हॉरिजॉन्टल लेवल सेम ही रहेगा हर जगह से। एक पतंग को मैं देख रहा हूँ, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। हॉरिजॉन्टल लेवल के जो लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बनाती है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो इसमें ये रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैंने कोई बाइक देखी या साइकिल देखी कोई, भाई वो ढंग की तो आती नहीं है बनानी, जैसी आती है बना दी भैया,
ये कोई साइकिल है और साइकिल पे कोई साइकिल सवार है, जा रहा है उड़ा, ये हैंडल बनाया साइकिल का, ये इसको पकड़ा दिया हैंडल, पकड़ ले भैया, ये साइकिल लेके जा रहा है। अब मैंने साइकिल देखे, अब एकदम से साइकिल पे इसने आवाज़ लगाई, राजू क्या कर रहा है? वो पतंग देख रहा था। अब पतंग देखते देखते क्या हुआ, नीचे से आवाज़ आई, आपकी गर्दन नीचे जाएगी। न गर्दन नीचे गई, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टल लेवल तो ऐसे आ गया, मैं जब ऐसे खड़ा हूँ ना सीधे पोस्चर में, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लेवल। अब मैंने गर्दन उठाई, एलिवेशन, नीचे करी तो क्या होगा, डिप्रेशन। मेरी लाइन ऑफ साइट कहाँ चली गई, ऑब्जेक्ट अब राजू ये बन गया है, ये भोलापन जो भी है। इसके मैंने पेंडल नहीं बनाए, चैन और पेंडल देखो, थोड़े से पेंडल को मारता हुआ आएगा साइकिल में। अब इसने इसे देखा, अब बताओ आपको गर्दन नीचे झुकानी पड़ेगी नहीं झुकानी पड़ेगी? झुकानी पड़ेगी। अब जो हॉरिजॉन्टल लेवल में और लाइन ऑफ साइट, अब ये हो गई लाइन ऑफ साइट, अब जो हॉरिजॉन्टल लेवल में और लाइन ऑफ साइट में जो एंगल क्रिएट होगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रखना लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लेवल चेंज नहीं होता। सर ऊपर उठाया, अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एंगल ये हैं। 1045 पे जो आपकी हाइट होती है वो बेस के इक्वल होता है, ये याद रखना। 1045 पे हाइट किसके इक्वल होगी, बेस के इक्वल होगी। और जितनी भी ट्री, पोल, हाउस, टावर, बिल्डिंग कुछ भी अगर देगा तो उसका बेस के साथ, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो उसका रिलेशन होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो देखो थ्योरी तो होगी ख़त्म। उसके बाद हमारा है 9.1 एक्सरसाइज को शुरू करने का समय। एग्जाम्पल में इसके 7 एग्जाम्पल हैं, तो टिक लगा लो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हैं इसके, सभी टिक लगाएं बेटा। एक तो इलेक्ट्रीशियन वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन वाला सेकेंड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एक है फोर्थ एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ के बाद फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ के बाद 6 और 7 एग्जाम्पल। लगभग सारे ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने बताए सारे पेपर में आए हुए एग्जाम्पल है, ठीक है। अब 9.1 का पहला क्वेश्चन, आप बुक खोल के बैठेगा सर जब आप इसे कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसकी फिगर दे रखी है आपको। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप को, तो 20 मीटर हो गया ये। तो इस रोप पे क्लाइंब कर रहा है, मतलब ये रोप यहाँ बंधी हुई है किसी पॉइंट पे, और यहाँ पे एक पोल से बंधी हुई है, समझ गए। एक रस्सी बंधी हुई है ए से सी तक। कितनी लेंथ है उसकी, 20 मीटर। तो गिवन में क्या है, सबसे पहले ए सी इक्वल 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा है वो कितना 30 डिग्री। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल। सी ग्राउंड पे कोई पॉइंट है तो ग्राउंड पे क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्या है इसकी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट केवल आँख से ही नहीं बनती, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लेवल भी है। अब इस पॉइंट पे ये ऊपर भी उठा हुआ है, यहाँ से ही बंधा हुआ है, यहीं से हॉरिजॉन्टल लेवल भी जा रहा है, यहीं से ये ऊपर भी बंधा हुआ है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। क्या बन जाएगी ये, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जरूरी नहीं कोई नीचे देख ही रहा है उसे, नहीं नहीं नहीं। अगर यहाँ पे कोई कील बंद है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हो गई होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट किस पे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, ग्राउंड पे हैं दोनों पॉइंट। तो बी सी हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, सी ए क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, सी ए क्या होगा, लाइन ऑफ साइट। और ये एंगल कितना है, मैंने लिया एंगल ए सी बी 30 डिग्री। मुझे निकालना क्या है, ये देखिए जरा। फिर कह रहा है स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। पोल से वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। देखो यहाँ पे इस रस्सी को ग्राउंड से और वर्टिकल पोल के टॉप से कस के बांध दिया। क्या कर दिया, कस के बांध दिया, ठीक है। यही बता रहा है पूरा मतलब। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्या निकालना है हमें, टू फाइंड ए बी को एच ले लो, ए बी इक्वल टू एच। तो मतलब हमें एच पता करना है। क्या पता करना है, एच की वैल्यू पता करनी है। सोलेन पे आइए, सॉल्यूशन पे लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में। अच्छा अब बताइए यूज़ कौन सा करेंगे। यूज़ इस बात पे डिपेंड करता है कि मांगा कौन सा है और गिवन क्या है।
मांगा कौन सा है, मांगी क्या है लेंथ, और गिवन क्या है। ट्राइंगल में तीन ही चीज़ें हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। क्या क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। इसमें हमें क्या मांगा है, हमसे मांगा है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो साइन 30 क्या लगेगा इसमें, साइन 30। ठीक है, साइन थीटा लगता, लेकिन क्या लगेगा, साइन 30, क्योंकि परपेंडिकुलर मांगा है और हाइपोटेनियस गिवन है। तो इन दोनों को यूज़ करना है हमें। एच की जगह पी क्यों, कुछ भी लिख लो, मतलब हाइट को एच से रिप्रेजेंट कर दे तो एच डाल दिया, बाकी पी लिख लो, टी लिख लो, वो आपकी मर्जी, इससे कोई मतलब फिक्स नहीं है चीज़। तो एच जो कि ए बी है और अपॉन 20, साइन 30 कितना है, इज इक्वल टू एच अपॉन 20। बताइए एच कितना आएगा, 10 मीटर। आ गई हाइट, समझ में आया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चला, साइन 30 ही क्यों लिया, क्योंकि एंगल कितना है इसलिए लिया। अगर 60 हो तो 60 लेता, 45 होता 45 लेता। ठीक है, और क्योंकि पोल की जो टॉप पॉइंट होगा वो इस ग्राउंड से ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर होगा, इसलिए एलिवेशन का एंगल लिया। ये हॉरिजॉन्टल है, लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट अबव हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो एलिवेशन बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, एलिवेशन बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन, एक पेड़ था, मान लो पेड़ की हाइट थी, किसी दिन आंधी आई, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तो ऊपर से यहाँ से ये पेड़ क्या हो गया, टूट गया। ये था मान लो ए बी सी, तो बी सी टूट के कहाँ गिर गया, ज़मीन पे गिर गया। बी सी टूट के कहाँ गिर गया, ज़मीन पे गिर गया। तो ये हो गया पॉइंट डी, पॉइंट क्या हो गया, डी। अब मुझे एक बात बताओ, बी सी किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। बी सी किसके इक्वल होगा, बी डी, क्योंकि ऊपर टूट के नीचे गिर गया ना, लेंथ थोड़ी बदल जाएगी उसकी। समझ गए बात को, इतनी बात समझ में आ रही, दोबारा बताऊँ। अब वो क्या कह रहा है देखो, और उसने सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा था, 30 डिग्री। किसके साथ, किसके साथ बना रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। 30 डिग्री ग्राउंड के साथ बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, ग्राउंड पे। अब ग्राउंड पे ये पॉइंट बना रहा है, तो बी डी किसका काम करेगी यहाँ पे, हाइपोटेनस का तो करेगी। कहेंगे क्या इसे, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूँ तो ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। ये एंगल कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन ऊपर है ना, पेड़ टूट के ऊपर से गिरा है, ये पेड़ था, ये टूट के नीचे गिरा है। तो अभी तो पेड़ ऊपर बच रहा है, थोड़ा सा धस थोड़ी गया जमीन में, जमीन में थोड़ी धस गया। अब गिवन क्या है, इसमें गिवन लिखे सबसे पहले। गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। फुट ऑफ द ट्री तो ये हो गया, ए क्या है, फुट ऑफ ट्री, और डी पॉइंट क्या है, टॉप विच टच ग्राउंड। ये टॉप जो ग्राउंड को टच कर रहा है। समझ में आ गई बात। वो कह रहा है ए से डी तक का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। उसके बाद कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या निकालना है आपको, टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री, टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री। कैसे निकालेंगे देखो, सॉल्यूशन पे आइए। उससे पहले ऊपर लिख देना एंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। सॉल्यूशन पे आ जाए। चलो आते हैं सॉल्यूशन पे। आपको अगर हाइट ऑफ ट्री निकालना है तो हाइट ऑफ ट्री किस किस से मिलके बनेगा, ट्राइंगल में बताना आपको देख के। भाई ये पार्ट और ये पार्ट ट्री का ही तो है। ए बी ट्री का पार्ट है और बी डी भी किसका पार्ट है, ट्री का। तो हाइट ऑफ द ट्री किससे मिलके बनेगी, ए बी प्लस बी डी। किससे मिलके बनेगा हाइट ऑफ द ट्री, ए बी और बी डी।
ये 90 हो गया। सॉल्यूशन में आओ, सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा, हाइट ऑफ द ट्री के लिए मेरे को दो निकालने, ए बी और बी डी, दोनों एक बार में ही निकलेंगे, दोनों अलग अलग निकलेंगे, एक बार में नहीं निकलेंगे, दोनों अलग अलग निकलेंगे। तो ए बी कैसे निकालूंगा, ए बी कैसे निकालूंगा मेरे को ये बताइए। ये मुझे 8 मीटर दे रखा है। अगर मैं पहले ट्राइंगल के हिसाब से देखूँ तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस। इतनी बात समझ में आई, तीनों बातें समझ में आ गई जो बताई। अच्छा, उसके बाद जब ये सारी बातें समझ में आ गई, मुझे ए बी निकालना है। पहले ए बी के लिए मैं क्या निकालूँ, मतलब मुझे परपेंडिकुलर निकालना। मैंने इसे एच ले लिया, चलो ए बी रहने दो, इसे एच लो, फिर अलग से फिर ए बी रखो, तो ए बी में भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एच में करना चाहते हो एच में कर लो, ए बी में भी करो, डायरेक्ट हो जाएगा। एक खामखा वेरिएबल क्यों डालना वहाँ पे। ए बी है, मुझे ए बी सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करूँगा, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर मांग रहा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर मांग रहा है। दो तरीके से हो सकता है, या तो टेन से या कॉट से, या तो टेन से या कॉट से। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या लगाओगे यहाँ पे, मैं लगाया टेन थीटा, तो टेन 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन ए डी। 1030 1/√3 ए बी, और ए डी कितना है 8, ए बी कितना आया 8/√3 मीटर। फर्स्ट बन गया, इतना पार्ट समझ में आया। ए बी कितना आ गया, 8/√3 मीटर। अब मैं दोबारा इस ट्राइंगल को लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी। भाई मेरे को ए बी डी चाहिए, मुझे बी डी चाहिए। ए डी क्या है, बेस, ए डी क्या है, बेस, ये क्या है, बी डी, हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में होता है, कॉस में, पाइथागोरस में। किस में होता है, कॉस में। किसका रेशियो, किसके रेशियो में बेस और हाइपोटेनियस दोनों आते हैं, ये सोचो। किसके रेशियो में, जैसे साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मुझे गिवन है, मांग क्या रहा है, हाइपोटेनियस। एंगल कौन सा लिया जाएगा, 30 डिग्री। अब देखो मैं लिखता हूँ कॉस 30। अब बताओ इसमें बेस क्या है, ए डी, हाइपोटेनियस क्या है, बी डी। कॉस 30 कितना होता है, ए डी कितना है, और बी डी, बी डी को इधर भेजो, 8 2 16/√3 मीटर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको तो निकालना है हाइट ऑफ ट्री। क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी डी, 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम आ गया √3, 8 + 16 24। रैशनलाइज करो इसे, 24 √3/3, 8√3 मीटर, ठीक है, 8√3 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सेंस कि आपको एक ही चीज़ से दोनों चीज़ें निकालनी है, ध्यान रखते हुए। इसके बाद देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर ने पार्क में 2 स्लाइड लगा दी। स्लाइड पता है, झूला होता है रपसने वाला, है ना, ऊपर से बच्चे बैठ जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए उसने एक छोटी स्लाइड बनाई, और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए उसने कुछ बड़ी स्लाइड बनाई। ठीक है जी, 2 स्लाइड बनाई। शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज स्ट्रिप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। 5 साल से कम एज वाले बच्चों के लिए वो चाहती है कि एक ऐसी स्लाइड बने जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर। और इंक्लाइंड कितना है वो ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री। कितना हो इंक्लाइंड, 30 डिग्री। फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और बड़े बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप स्लाइड मतलब थोड़ा ज़्यादा इस तरह, मतलब एक तो हो गया ग्राउंड के साथ इस तरह बच्चों के लिए,
ताकि वो आराम से धीरे से उतर जाएं। और बड़े बच्चों के लिए इस तरीके से खड़ा कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया एंगल। स्टीप का मतलब क्या होता है, जब खड़ी चढ़ाई होती है तो थोड़ा सा ऐसे कर दिया। जैसे मान के चलिए अभी जो बच्चे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा इस तरह से हो गया कि थोड़ा सा ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा एंगल कम होने से। लेकिन अब जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए इस तरह से खड़ा कर दिया, तो स्टीप बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, स्टीप, ताकि वो जल्दी उतर के आए नीचे। समझ गए। अब इसकी हाइट कितनी है दूसरे वाले की, दूसरे वाले की हाइट है 3 मीटर। इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। स्लाइड की लेंथ मतलब कौन सी लेंथ मांगी जा रही है। मान लो मैंने A B C और ये हो गया D E F, 2 हो गए। ठीक है, एक में हमसे BC मांग रहा है, एक में हमसे DF मांग रहा है। ठीक है, गिवन क्या है, BC and EDF are length of 2 slides which have a height of AC is equal to 1.5 meter for children below 5 years and DF is equal to EF and EF is equal to 3 meter for children above, या एल्डर चिल्ड्रन डाल दो, क्या डाल दो यहाँ पे, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। आगे 2 चीज़ें गिवन में, समझ में आई। BC and DF are length of 2 slides which have a height of AC is equal to 1.5 meter for children below 5 years and EF is equal to 3 meter for elder children. To find अथर, नींद आ रही है बेटा, ओके। देखिए फिर सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है, BC और DF निकालना है। क्या निकालना है सॉल्यूशन में, BC और DF। BC कैसे निकालोगे, पहले में BC इसमें हाईपोर्ट का काम कर रही है ना, BC किसका काम कर रही है, हाईपोर्ट का, और DF क्या काम कर रही है इसमें, हाईपोर्ट का। परपेंडिकुलर गिवन है आपको, तो कौन सा रिलेशन लगेगा, दोनों ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल DEF। बताइए सर कौन सा रिलेशन लगेगा, आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है, कौन सा रिलेशन लगेगा बताइए, कौन सा, साइन या कॉस। नहीं, कॉस में बेस आता है सर, कॉस में आता है बेस, कौन सा लगेगा, साइन का या कॉसेक का। तो पहले वाले में आएगा साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। साइन 30 कितना होता है 1/2, AC कितना है 1.5 अपॉन BC, तो BC कितना होगा 3 मीटर। तो पहले वाले में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी 3 मीटर, और दूसरे वाले में साइन 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर EF अपॉन हाइपोट DF। साइन 60 किसके इक्वल है, √3/2। EF कितना है 3, DF फाइंड आउट करना है, तो DF कितना होगा चेक करिए, 3 × 2/√3। 3 × 2 कितना होता है 6, ये तो बात सबको पता होगी। DF हो गया 6/√3, इसको रैशनलाइज करो √3/√3 से, ये वैल्यू बनी 6√3/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, आंसर इज 2√3 वट मीटर, 2√3 मीटर। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन किए, हाँ डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन रैशनलाइज करके दिखाओगे तो ज़्यादा आपको मैथमेटिकल दिखेगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कट कर दोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे।
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन नोट करिए बेटा जी पहले, फिर इसके बाद अगले 3 करते हैं। और कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया ABC। पहले तो ये स्ट्रक्चर सब में बनेगा, ये याद रखना। कहीं अगर चेंज होगा तो ये दे रखा होगा कि एक आदमी खड़ा है, उसकी हाइट इतनी दे रखी है, वो अपने फिर उसने एक टावर को देखा, तो टावर उसने अपनी आंखों से देखा होगा। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, ग्राउंड से, तो ग्राउंड में किसी आदमी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये याद रखना। क्या कह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर का टॉप ये है, ऐसे लिख लो, ये क्या है, टॉप ऑफ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये क्या है, सी, पॉइंट ऑन ग्राउंड, पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये क्या है टावर का फुट, ये क्या है टावर का फुट। ये कितना डिस्टेंस दे रखा है, विच इज 30 मीटर अवे, जो पॉइंट ग्राउंड पर है वो फुट से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर। इस 30 डिग्री, इस 30 डिग्री मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या निकालना है इसमें, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कौन सा होगा बताइए, हाइट ऑफ द टावर इसमें कौन सा होगा, ये तो नहीं होगा हाइट ऑफ द टावर, ये तो चलो क्वेश्चन तो पहचानना आ गया। BC आपको 30 मीटर दे रखा है, यह एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, क्या है ये, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट की तरह बिहेव करेगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब गिवन में क्या लिखोगे, पहले ये बताओ, BC 30 मीटर, एंगल ACB 30 डिग्री, टू फाइंड AB हाइट ऑफ टावर। सॉल्यूशन पे आओ, एन ट्राइंगल ABC, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, बेस आपको गिवन है। परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, बेस आपको गिवन है। बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ होगा, साइन कॉस टेन, कौन सा होगा, साइन अगर होता तो हाइपोटेनियस इन्वॉल्व होता, वो नहीं है। कॉस अगर होता तो वो भी हाइपोटेनियस इन्वॉल्व होता, और परपेंडिकुलर भी होता, दोनों ही चीज़ नहीं पता, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होगी इसमें, टेन, क्योंकि बेस मुझे पता है, परपेंडिकुलर में निकाल लूँगा। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 डिग्री कितना होगा, इंटू 30 इज इक्वल टू AB। रेशनलाइज करिए इसे, इंटू √3/√3, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, 3, तो AB इज इक्वल टू 30√3 अपॉन 3, 3 1 3, 3 इंटू 10, क्या बचा, 10√3 मीटर। AB कितना आया, 10√3 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना इसे, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन लगते हैं ज़्यादातर, तो थोड़े ईजी और क्लमजी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा देखो काइट वाला भी आ गया, मनोज काइट ही तो उड़ा रहा था पहले, नहीं राजू। 5th क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे ढंग से। अ काइट इज़ फ्लाइंग, पहले आप रीड करो 5th क्वेश्चन को, जब ये नोट कर लो पहले से, जल्दी से नोट करिए बेटा इसे, फिर 5th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रही है। ये पतंग हो गई, देखो गंदी सी पतंग है भैया, मेरे से नहीं बनाई जा रही। ये पतंग की 2 पूंछ निकली हुई हैं, तो ये काइट है, ग्राउंड से कितनी ऊंची उड़ रही है, 60 मीटर, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। स्ट्रिंग मतलब होता है मंझा, सद्दी, जो भी होता है जिससे आप पतंग को उड़ाते हो, धागे वागे जिससे भी उड़ा रहे हो, ठीक है। पर मैं कहूँगा मंजे से उड़ाना, बढ़िया उड़ती है। कांच वाले से, हाँ कांच वाले से, जो सामने वाले का हाथ पैर कुछ तो कटे, ठीक है भैया। और इसको एक पॉइंट से बांध दिया, इसको क्या करा, एक पॉइंट से बांध दिया।
उसकी जो भी मंजा है उसको ऐसे पकड़ा और यहाँ से बांध दिया, तो यहाँ पे अटैच कर दिया। ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड। ये हो गया बेस, या जिसको हमने पहले फुट बोला था। क्या बोला था? फुट। लेकिन यहाँ पे कोई टावर तो गड़ा नहीं हुआ जो उसका फुट होगा, ये बहुत हाइट है। मैं यहाँ से पतंग उड़ा रहा हूँ तो पतंग कहीं वहाँ उड़ रही है, तो जिस पॉइंट पे पतंग उड़ रही है उस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, उस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो दैट इज़ द हाइट। दैट इज़ द हाइट। किसकी हाइट है ये? कितनी ऊंची पतंग उड़ रही है, कितनी ऊंची ज़मीन से पतंग उड़ रही है। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ पतंग उड़ रही है। अब इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और ये परपेंडिकुलर जहाँ भी इसके हॉरिजॉन्टल लेवल को टच करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फुट ही बोल देंगे। फुट का ही काम करेगा, अदृश्य फुट है ये। कोई उसका डंडा थोड़ी चल रहा है, वो जो नाप रहा है उसकी हाइट। पतंग तो उड़ रही है ना हवा में कहीं भी। फिर वो कह रहा है कि टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो डेट इज़ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये क्या है? पॉइंट ऑन ग्राउंड, जिससे वो टाइड है। यहाँ पे कहीं खूंटी थी, खूंटी से इसे बांध दिया, खूंटी से पतंग को बांध दिया। ठीक है जी। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। स्ट्रिंग मतलब धागा ही हो गया, कितना है? 60 डिग्री। फिर वो ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक का मतलब होता है जैसे रस्सी है, कोई मंजा है, आपस में इलझ जाता है, तो इलझने की वजह से उसकी लेंथ कम हो जाती है। अगर मान लो 50 मीटर लेंथ है और 10 मीटर तो हिलज ही गया, तो ओरिजिनल लेंथ थोड़ी निकाल पाओगे फिर आप उसकी। तो ये हमें निकालना है। एज्यूम दैट देयर इज़ नो स्लैक, मतलब कोई भी उसमें क्या नहीं है? स्लैक नहीं है, बीच में कोई गांठ नहीं लगी हुई, या बीच में कहीं से वो इल्झा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल कैसा है? खिंचा हुआ, सदा हुआ है। ये एंगल कितना आया? 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है? AC। AC क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। AC क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हो गया लाइन ऑफ साइट और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। गिवन क्या है? ये बताइए गिवन क्या है? BC इज इक्वल टू 60 मीटर, एंगल CAB 60 डिग्री, टू फाइंड AC। सॉल्यूशन पे है इन ट्रायंगल AB एंड C। अब मुझे ये बताओ आपको गिवन क्या है? परपेंडिकुलर गिवन है या बेस गिवन है? परपेंडिकुलर गिवन है। कितना है? 60। क्या गिवन है भाई पहले इधर बताओ? परपेंडिकुलर। निकालना क्या है? हाइपोटेनियस। कौन सा रिलेशन लगेगा? कौन सा लगेगा? साइन। कौन सा लगेगा? साइन। साइन के साथ एंगल क्या जाएगा? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनियस AC। साइन 60 √3/2, BC 60, AC फाइंड आउट करना है। AC हो गया 120/√3, तो रेशनलाइज करो, √3 × √3, तो 120 √3/3, 3 1 जा, और यहाँ आ गया 40। आंसर क्या बना? 40√3 मीटर। 40√3 मीटर। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन तो इजी सा था, हमारा एग्जाम्पल भी सबसे पहले इससे स्टार्ट हुआ था। 6th क्वेश्चन क्या है? देखिए जरा 6th क्वेश्चन साथ लगे तो इम्पॉर्टेंट डाल लो इसी भी क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन का डालो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के लिए बहुत सुटेबल क्वेश्चन है। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अभी कोई इंसान की भी हाइट दे रखी है तो इंसान को भी हम परपेंडिकुलर ही मानेंगे, सीधा खड़ा है, यहाँ खड़ा है, इसकी थोड़ी गर्दन वर्दन बना देते हैं और इसके हाथ पैर दिखा देते हैं। ये बॉय है, ये इसकी आँख हो गई और ये नाक। इस तरह से ये जो है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है, कुछ काम ही नहीं है करने का। बिल्डिंग टेढ़ी हो गई, सीधी करो। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहा है। दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम होगा, अलग होगा? अच्छा, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल दो हैं यहाँ पर। देखो पहला हॉरिजॉन्टल लेवल तो है जहाँ उन्हें कदम पड़ रहे हैं, इसको फुट बोल रहे हैं, तो दोनों के फुट सही। ये जो बिल्डिंग है हवा में तो नहीं झूल रही होगी,
ज़मीन के अंदर नहीं धंसी हुई होगी, क्योंकि हम हाइट ग्राउंड लेवल से नापते हैं। हाइट किससे नापते हैं? ग्राउंड लेवल से। इसकी हाइट भी हमने ग्राउंड लेवल से ली होगी 30 मीटर, इसकी हाइट भी मैंने ग्राउंड लेवल से ली 1.5 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि ये बिल्डिंग के ये यहाँ से खड़ा हो गए। अब इसमें आपको एक चीज़ सीखनी है कि हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा होगा। कोई क्या सीखना है? हॉरिजॉन्टल लेवल कौन सा होगा? ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल। ये होगा हॉरिजॉन्टल लेवल। ये नहीं होगा, क्योंकि वो देख किससे रहा है? आंखों से, पैरों से? आंखों से देख रहा है, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ से उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा। यहाँ से उसने क्या देखा? बिल्डिंग के टॉप को देखा। बिल्डिंग के यहाँ से उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा। बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी थी? 30 मीटर। ठीक है, टोटल कितनी है? 30 मीटर। आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है धर्व, आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितनी हाइट पे काम करेगा? आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितनी हाइट पे काम करेगा? वो उतनी हाइट पे काम करेगा जो हाइट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होगी। जो हाइट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होगी कितनी है? 28.9। निकाल लेंगे इसे, 28.5 मीटर आएगा। तो यहाँ पे इसका नाम हो गया A, इसको नाम दिया मैंने B, C, D और ये हो गया E। ठीक है, कितना? 28.5 मीटर पे काम करेगा। ये टोटल 30 मीटर हो गया। टोटल कितना हो गया? ये 30 मीटर हो गया। समझ में आई बात? तो हमें AC गिवन है 30 मीटर। हमारा AB कितना होगा? 30 माइनस 1.5 कितना? 28.5 मीटर। ठीक है, मैंने क्या बताया था? एंगल ऑफ एलिवेशन वर्क्स, लिख लीजिए इसमें नोट, एंगल ऑफ एलिवेशन वर्क्स ओनली फॉर हाइट अबव हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर वाली हाइट के लिए काम करता है एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रहेगा भी, एंगल ऑफ एलिवेशन वर्क्स फॉर हाइट अबव हॉरिजॉन्टल लेवल। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, और कितना एंगल बन रहा है ये? 30। जब बिल्डिंग को देख रहा है 30 डिग्री, तो कितना आया ये? एंगल AEB 30 डिग्री। ठीक है जी, AEB कितना आ गया? 30 डिग्री। ये तो सब आ गया, गिवन में लिख देना। अब टू फाइंड, फाइंड क्या करना है इसमें बेटा? ये बताइए फाइंड क्या करना है? क्या? 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अभी कुछ क्वेश्चन में चेंज है, सुनिए जरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60। अच्छा एक बात और याद रखिए, अगर मैं किसी बिल्डिंग को देख रहा हूँ, टॉप को देख रहा हूँ, मैं दूर से देखूंगा तो मैं आराम से देख पाऊंगा उस पॉइंट को, लेकिन जैसे मैं उसके पास जाता जाऊँगा तो मेरा एंगल बढ़ता जाएगा। एक बार नोटिस करना इस पॉइंट को। किसी पॉइंट को देख कर उसके पास तक जाते जाइए तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करेगा? राइज करेगा। तो ये क्या कर रहा है कि एक पॉइंट से 30 से कुछ दूरी पर गया। ठीक है, ये मान लो यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। ये 30 डिग्री से जब तक चला, जब तक इसका एंगल कितना नहीं हो गया? 60 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। ए भी आपको इतना दे रखा है और एंगल AF भी दे रखा है, कितना? 60। मतलब उसने इस तरीके से बिल्डिंग के टॉप को देखा और चलता चला गया उसके सामने, तो उसकी गर्दन अपने आप ही उठ गई होगी थोड़ी सी। जितनी गर्दन उठी, कब तक चला वो? यहाँ पे 30 पे था वो, जब तक चला जब तक उसका एंगल कितना हो गया? 60। अब वो यही पूछ रहा होगा कि वो बिल्डिंग के 30 डिग्री से एंगल को 60 डिग्री बनाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? EF पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा होगा इसमें? टू फाइंड EF, डिस्टेंस ही मूव्ड टूवर्ड्स बिल्डिंग।
अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्या सॉल्व करेंगे इसे? बेसिकली ई एफ निकालने का तरीका है कि बी ई में से आप एफ बी को माइनस कर दो। बी ई में से किसे माइनस कर दो? एफ बी को। सॉल्यूशन में देखिए जल्दी से, इन ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल में साइन 30 कितना होगा? साइन 30 देखो ना सॉरी साइन 30 नहीं, टेन 30। इसको भी समझ रहे, टेन क्यों लिया समझिए। जब आप बड़े वाले ट्राइंगल में लगाओगे, बड़े वाले ट्राइंगल में लगाओगे, मैंने लिया टेन 30, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा पूरा PE। जब आप छोटे वाले ट्राइंगल में लगाओगे, ये क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ से FB निकल जाएगा और BE में से मैं FB को क्या कर दूंगा? माइनस। तो मेरा क्या निकल जाएगा? EF निकल जाएगा। तो इन ट्राइंगल ABE और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल चलाना, इन ट्राइंगल AFB। ABE ट्राइंगल में एंगल है 1030। तो 1030 किसके इक्वल होगा? बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर AB बेस BE 1030 1/√3 AB अपॉन BE। कितना आया BE? 28.5√3 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? BE आ गया समझ में। अब AFB ट्राइंगल में आओ। AFB ट्राइंगल में 1060 कितना होता है? परपेंडिकुलर कितना है? AB बेस कितना है? अच्छा, AFB ट्राइंगल का जो बेस है वो है FB। 1060 कितना होता है? √3 AB अपॉन FB। AB कितना है? 28.5 है शायद। ये है FB। FB कितना आएगा? 28.5 अपॉन √3। रैशनलाइज करो इसे, √3 इंटू √3। ठीक है जी। इधर देखिए, बिना बात किए वहाँ हौच पहुँच करने तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इधर देख लो, FB की वैल्यू क्या आएगी? 28.5 √3। डिनोमिनेटर क्या है? √3 इंटू √3 3। इससे कटेगा, ये वैल्यू आएगी 9.5। √3 नहीं कटेगा, 28.5 कटेगा बस। वैल्यू क्या आ गई? 9.5 √3 मीटर। आपको क्या निकालना है? EF निकालना है। EF कैसे निकलेगा? BE माइनस FB। BE निकला बेटा मेरा 28.5 √3 और FB निकला मेरा 9.5 √3। तो वैल्यू कितना बचा? 19 √3 मीटर। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। 19 √3 मीटर दोनों ट्राइंगल में सॉल्व करना है। ठीक है, इसको दोबारा देख लीजिएगा, ढंग से करिएगा इस क्वेश्चन को। भैया आज इसका आगे क्वेश्चन करेंगे। हमने पहले वीडियो में 6 तक क्वेश्चन किए थे इसके, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन को समझो पहले। एक ट्रांसमिशन टावर है जो कहाँ लगा हुआ है? एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो मैंने ये मान लिया कि AB क्या है? एक बिल्डिंग है। ये तो बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। और ट्रांसमिशन टावर का लगा हुआ है? इसके ऊपर लगा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक मैंने पॉइंट लिया बॉटम पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अब ये टावर हो गया, तो टावर है BC। BC क्या है? टावर। ठीक है भाई, समझ के चलिए। AB क्या है? बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है। BC क्या है? टावर। टावर की हाइट हमें पता करनी है, तो इसे H लेट कर लेते हैं। तो BC को मैंने लेट कर लिया H, टावर की हाइट हो गई H। फिर वो कह रहा है कि कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, मैंने उस पॉइंट को पहले तो D लिया। उस पॉइंट से जो बेस का एंगल है और जो उसके टॉप का, मतलब ट्रांसमिशन टावर का बेस कहाँ पे होगा? जहाँ बिल्डिंग का टॉप होगा। ट्रांसमिशन टावर का बेस कहाँ पे होगा? जहाँ बिल्डिंग का टॉप होगा। तो वहाँ तक का एंगल, इसको अगर मैं मिलाऊं,
ये, और फिर इसका एंगल, ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एंगल, ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एंगल, जो ये दो एंगल बन रहे हैं। पहला एंगल कितना है, बॉटम का एंगल कम होगा या ज़्यादा होगा, पहले बुद्धि लगाइए। जब आप एक बिल्डिंग के पास खड़े हैं, ये आपका क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल लेवल। आपने पहले देखा बॉटम को, टावर के बॉटम को, फिर देखा आपने टावर के टॉप को, तो आपका एंगल बढ़ा या घटा, बढ़ा। तो मतलब जब आप और ऊपर देखोगे तो एंगल आपका इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज। तो क्या करेगा, नीचे वाला एंगल कम होगा और ऊपर वाला एंगल क्या होगा, ज़्यादा। तो एंगल कितना है, 45 एंड 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल, ये वाला केवल यहाँ से यहाँ तक 45, बड़े वाले को ऐसे दिखाना है आपको, थोड़ा बड़ा करके 60, समझ गए बात को, 45 और 60। क्या निकालना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो मैंने बोला था वही निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। गिवन क्या है, ए बी क्या बताया मैंने, बिल्डिंग, ठीक है, और बी सी क्या बताया मैंने, टावर। तो ए बी कितना है, 20 मीटर, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट गिवन है, दोनों एंगल गिवन है। एंगल ए डी बी कितना है, 45, और एंगल ए डी सी कितना है, 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, डी कॉमन पॉइंट है भाई, एक ही पॉइंट से तो ले रहा है वो, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों, उसके बॉटम का भी और उसके टॉप का भी, कहाँ से ले रहा है, डी से। तो डी वो पॉइंट है जहाँ से वो खड़ा होकर देख रहा है, थोड़ा ऊपर और थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके से, और देख नहीं रहा वो पॉइंट भी कहाँ पे, ग्राउंड पे है, कोई बंदा नहीं देख रहा। तो फाइंड क्या करना है हमें इसमें, बताइए ज़रा, बी सी इज इक्वल टू एच, बी सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, बी सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। आगे बात समझ में, ठीक है। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो भैया हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए पहले बेसिक आइडिया देखो सॉल्यूशन में मैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल में लगाऊंगा, बड़े वाले ट्राइंगल में 20 प्लस एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20 प्लस एच। फिर मैं लगाऊंगा छोटे ट्राइंगल में। देखो बात समझना, जब मैं छोटे और बड़े ट्राइंगल में लगाऊंगा तो एक एंगल, एक वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन है। कौन से में, देखिए कैसी वैल्यू, जब आप ए डी बी में लगाओगे तो बेस इसका भी ए डी है, और जब ए डी सी में लगाओगे बेस इसका भी ए डी है। तो ए डी को हम रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ करेंगे, किसकी तरह यूज़ करेंगे, रेफरेंस पॉइंट की तरह, ये दोनों में कॉमन है। तो सिमिलैरिटी दिखाने के भी काम आ जाएगा। नॉट इन ट्राइंगल्स, देखो जैसे मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए डी बी, कौन सा लगाऊं, 1045, कौन सा लगाऊंगा, 1045। क्या 10 ही क्यों आएगा, देखो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दो में होता है, या तो 10 में होता है या कोट में होता है। कोट तक क्यों जाना, हम 3 में ही बात करते हैं बस, साइन कॉस टेन। तो क्या लगाएंगे इसमें, और कौन सा कितना एंगल दे रखा है, 45, 1045, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो गया, ए डी, 1045 1, ए बी कितना है 20 अपॉन ए डी, तो ए डी कितना आ गया 20 मीटर, ए डी कितना आया 20 मीटर। समझ में आ गई बात। नाउ इन ट्राइंगल, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें एंगल कितना है 1060, परपेंडिकुलर कितना है ए सी, और बेस कितना है इसमें ए डी। 1060 की वैल्यू कितनी है √3, ए सी टोटल कितना है h प्लस 20। इसको आप पहले ये भी दिखा सकते हो ए बी प्लस बी सी, अगर आप h प्लस 20 भी करोगे तो टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा इस पर। और ए डी कितना आया अभी, कितना आया 20, तो 20 की मल्टीप्लाई करो, 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20, तो h की वैल्यू क्या आएगी 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। इन द केस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एग्जाम में आपको √3 की वैल्यू देगा, वो से आपको दे दे 1.728, इन केस अगर दे तो यही वैल्यू देगा 1.728, 1.73, कुछ ऐसी सी वैल्यू देगा। तो h कितना आएगा 20 इंटू 1.728 माइनस 1,
20 इंटू 0.728, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। इतना काम तो कर ही लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे इसका आंसर आ जाएगा। मैं एग्ज़ाम की बता रहा हूँ बेटा, एग्ज़ाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, देखते हैं सर रीड करके क्या बनता है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, बट पेपर में आने लायक क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इसमें 2 एंगल दे रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अ स्टैचू देखिए भैया, हमारा 8th क्वेश्चन क्या है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर दे रखी है। स्टैंड अंडर टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब पेडेस्टल किसे कहते हैं, जिस पर मूर्ति को रखा जाता है उसको कहते हैं पेडेस्टल। क्या बोलते हैं, मैंने मान लिया कि भाई मेरा जो है ए बी कोई पेडेस्टल है, मैंने इसे थोड़ी पेडेस्टल की फॉर्म दे देता हूँ। भाई देखो बनेगा तो है नहीं वैसा मुझ पर, कुछ ऐसा तो होता है पेडेस्टल। फिर इसके ऊपर वाले टॉप पे मूर्ति रखी होती है, तो ये हो गई मूर्ति। ये क्या हो गई यहाँ पे, स्टैचू। स्टैचू इसके ऊपर रखी है, तो मैं एक लाइन ही बनाऊँगा बेसिकली तो इसके अंदर भी, क्योंकि पेडेस्टल हो या कुछ भी, मैं तो एक लाइन से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे उसे। ठीक है, ठीक, ये पेडेस्टल हो गया, तो मैंने नाम दिया इसे ए बी। ए बी जो हाइट है वो पेडेस्टल की हाइट है, ये हो गया बी सी स्टैचू की हाइट है, जो कि मुझे 1.6 मीटर गिवन है। तो ए बी क्या है, एच। ए बी क्या है, एच। ए बी को मैंने मान लिया एच, क्योंकि ए बी ही निकलवा रहा है मुझसे। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, कि आप उसकी हाइट निकालो जिस पर मूर्ति खड़ी है। ठीक है, उसकी हाइट निकाली है। क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू के टॉप का एंगल मतलब सी तक का, इसको नाम दे दो डी। स्टैचू के टॉप तक का एंगल कितना है, ज़्यादा ऊंचा चला गया क्या, मैनेज अब इससे करना पड़ेगा। और क्या, स्टैचू के टॉप तक का एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप का एंगल 60 है। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें कह सकता है बी पॉइंट को। ये भी कह सकता है कि स्टैचू का बॉटम है, या वो ये भी कह सकता है कि पेडेस्टल का टॉप है। दोनों चीज़ें कह सकता है। तो उसने क्या कहा है, देखो, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो टॉप ऑफ द पेडेस्टल इसका एंगल कितना बन रहा है, बी तक का 45। कितना बन रहा है बी का, 45। तो छोटा वाला एंगल है ये बन रहा है 45, और जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अगेन बिल्कुल पिछले वाले के जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले वाले जैसा। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले। देखो मैं ए बी हाइट मान रहा हूँ और ए डी डिस्टेंस मान रहा हूँ उस पॉइंट का जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, और ए क्या है, फुट ऑफ द पेडेस्टल। ए क्या है, फुट ऑफ द पेडेस्टल। ए बी क्या है, ए बी मैंने किसे माना है, पेडेस्टल को। हाइट कितनी है इसकी, एच मीटर। कितनी है, बी सी कितना है, 1.6 मीटर। और ये है क्या, स्टैचू। इसे गिवन में डाल दो। टू फाइंड क्या करना है, ए बी। और आपको एंगल दे रखे हैं ए डी बी, इसको गिवन में डाल लेना चाहे। एंगल ए डी बी ये भी गिवन में आ जाएगा। ए डी बी कितना है, 45, और एंगल ए डी सी कितना है, 60 डिग्री। टू फाइंड ए बी, सॉल्यूशन पे आओ। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, बताइए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। देखो मेरे को ये बताओ, दोनों में कॉमन साइड कौन सी आएगी। जैसे इसमें ए डी आ गई थी, इसमें भी ए डी रहेगी। तो पहले कौन सा ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो एन ट्राइंगल ए डी बी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी। ये 1 है, ये ए बी है। ए बी क्या है, एच है बेसिकली, और ए डी कितना है, फाइंड आउट करना है। ये क्या करना है, ए डी फाइंड आउट करना है। तो एच की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए डी के। तो दैट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब कौन से ट्राइंगल में आए, इन ट्राइंगल ए डी सी। tan 60 कितना होगा, tan 60 परपेंडिकुलर h प्लस 1.6 अपॉन बेस क्या है ये, ए डी।
भाई मुझे AD निकालना है या H निकालना है? मुझे तो H निकालना है ना, तो AD की जगह मैं किससे रिप्लेस करूँगा? H से। tan 60 की वैल्यू √3 H प्लस 1.6 अपॉन H, मल्टीप्लाई करें √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6, तो √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। H ले लो उसमें से कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। H क्या आएगा? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो H कितना होगा? 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये कितना है? A माइनस बी A प्लस बी, तो क्या बनेगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नेट आंसर नीचे क्या बचेगा? 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन में 2। अब 2 से अगर 1.6 को कट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ये आई H की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है? H की वैल्यू। समझ में आ गया? H की तो चाहिए हमें। हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितना है? इतना। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्दर सॉल्व जब करेंगे, जब मैंने बताया ना कि एक क्वेश्चन से ही बता दिया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो √3 की वैल्यू देगा आपको, और ये कहेगा कि आपको एक या दो प्लेस तक वैल्यू निकालनी है, तो फर्दर सॉल्व वहाँ करेंगे। फर्दर सॉल्व जब करेंगे जब क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन दैट √3 इज इक्वल टू दिस, लेकिन एग्जाम में जरूर गिवन करता है वो। ऐसे भी आ सकते हैं H और AD दोनों की वैल्यू फाइंड करें? नहीं, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? दोनों इक्वल ही हैं। अगर दोनों की आती भी हैं कि H और AD दोनों की वैल्यू निकालनी है कि ट्रांसमिशन इसका पेडेस्टल का डिस्टेंस कितना उस पॉइंट से, अगर ये पूछ ले तो 1045 है ना। 1045 में मैंने क्या बताया था? ये और ये दोनों क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर बेस सेम आते हैं, तो जो H आएगा वही AD आएगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए बेटा जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। क्वेश्चन देखना, सेम बेस पर एक, मान लो ये कुछ भी है बिल्डिंग या टावर, और मैंने मान लिया कि ये भी कुछ भी है बिल्डिंग या टावर। दोनों चीज़ें मैंने मान ली कि कुछ भी हैं, ये बिल्डिंग या टावर कुछ भी हो सकता है, ये बिल्डिंग या टावर कुछ भी हो सकता है। आपसे क्या कह रहा है? बिल्डिंग के बेस से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, अगर मैं बिल्डिंग को देख रहा हूँ टावर पे से खड़े होके तो 30 डिग्री पे है। मैंने मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट पे बिल्डिंग है, मैं अगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के नीचे खड़ा होकर बिल्डिंग को देख रहा हूँ तो 30 डिग्री, कम एंगल बना। अब मैं टावर के पास आ गया, अब मैं बिल्डिंग से टावर को देख रहा था, मैं टावर से बिल्डिंग को देख रहा था, तो कितना एंगल था? टावर टू बिल्डिंग, टावर के नीचे खड़ा होके अगर मैं बिल्डिंग को देख रहा हूँ तो एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब बिल्डिंग से टावर, अगर मैं बिल्डिंग से टावर को देख रहा हूँ तो एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ बिल्डिंग के नीचे और मैं टावर को देख रहा हूँ तो 60 डिग्री। अब ज़्यादा एलिवेशन बनेगा, इसका मतलब उसकी हाइट भी क्या होगी? ज़्यादा। और जब मैं बिल्डिंग को देख रहा हूँ टावर नीचे खड़ा हो गया 30 पे देख पा रहा हूँ, इसका मतलब उसकी हाइट कैसी होगी? कम। तो मतलब छोटी हाइट वाली क्या है? बिल्डिंग, और बड़ी हाइट वाला क्या है? टावर। बात समझ में आ गई? तो मैंने पहले तो इनकी नामकरण कर दो बढ़िया बढ़िया सा, A B C D। ठीक है जी। A B क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। A B क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर की हाइट शायद हमें 50 दे रखी है, तो लिख लेना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में। सी डी क्या है? टावर। क्या हाइट है उसकी? 50 मीटर। ए बी क्या है? बिल्डिंग। क्या हाइट है उसकी? नहीं है, तो उसे क्या लेंगे? H मीटर। यही हमें फाइंड भी करना है, क्या लेंगे उसे? H मीटर। अब आगे देखो फिगर कैसे बनाएंगे। जब मैं टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहा हूँ, टावर के फुट से, बड़ा वाला टावर है तो बात क्लियर हो गई, टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहा हूँ, ठीक है, टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहा हूँ तो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा उसकी हाइट छोटी होगी, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा उसकी हाइट बड़ी होगी। भाई बड़ी हाइट को देखने के लिए तो आपको सर ज़्यादा उठाना पड़ेगा अपना।
तो टावर पे आइए, उसके बाद यहाँ से जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। समझ में आ गई बात। आपको ये निकालना है ABH। अब मुझे बताइए दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, फिर से BC। BC को यूज़ करेंगे, किसे यूज़ करेंगे, BC को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आगे चलते हैं, देखिए ज़रा। अब बताइए पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सभी बताएं। इन ट्राइंगल ABC, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, ये 9th कंटिन्यूड है यहाँ से। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा अगर अलग से प्लॉट करूँ तो वो ऐसा सा दे रखा है वहाँ पे, बिल्कुल केवल ABC को, फालतू उसमें कुछ नहीं लाना। तो ये H दे रखा है, ये BC दे रखा है, और एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ABC में क्या लगेगा, tan 30 कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब H अपॉन BC। ये वैल्यू हो गई 1/√3, ये हो गया H अपॉन BC। ठीक है, तो अगर मैं BC की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ गई, √3H, और ये मेरी बनी पहली इक्वेशन। क्या बनी है, फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गई बात। अब सेकंड वाले में कौन सा ट्राइंगल लिया जाएगा, इन ट्राइंगल ABC, तो ये आ गया। अगला आएगा BCD, क्या आएगा BCD। कितना एंगल लेंगे इसमें, tan 60। कितना होगा, देखो मैं इसको अलग से बनाता हूँ, इधर देखो ज़रा, बना रहा हूँ ना अभी अलग से, फिर बताना ज़रा क्यों लेंगे। ये कितना है BC, ये है D। अब बताओ कितना एंगल लेंगे, tan 60, तो ये आएगा CD अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3, CD की वैल्यू 50, BC, अभी हमने BC को फाइंड किया था, कितना आया था, √3H। कितना आया था, √3H। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3, 3H इज इक्वल टू 50। H कितना आएगा 50/3, और H की वैल्यू हो जाएगी 16/2/3 मीटर। हाँ वो लिख सकते हैं, लेकिन पीछे ये आंसर दे रखा है, आप इसे चाहे और लिखना चाहो तो ये लिख लो, 16.67 अप्रॉक्स में मीटर। तीनों ही सही है, यहाँ भी छोड़ दोगे, यहाँ भी नंबर मिल जाएंगे, इस पर भी और इस पर भी। किसी पर नंबर कटते नहीं हैं, क्योंकि जो बच्चा यहाँ तक ला सकता है इस आंसर को, वो आगे भी सॉल्व कर सकता है। जब हम बोर्ड में चेक करते हैं तो बोर्ड में हम ये सोच के चलते हैं कोई बच्चा थोड़े 1-2 स्टेप गलत भी कर रहा है, मान लो उसने यहाँ तक छोड़ दिया, तो हमारी सोच ये रहती है हम मैथ्स को पकड़ें, हम उसकी गलती नहीं पकड़ रहे। उसने यहाँ तक निकाल दिया, उसे आगे नहीं आता वो करना, ठीक है, तो हम ये सोच के चलते हैं। ठीक है, करिए। देखो अगला क्वेश्चन है 10th। भैया 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये कह रहा है 2 पोल हैं जो एक रोड के अपोजिट साइड में लगे हुए हैं। भाई ठीक है, ये हो गया AB, ये हो गया CD, ये हो गया CD। AB क्या है, इंफॉर्मेशन देते हैं, पोल 1। CD क्या है, पोल 2। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB इज इक्वल टू CD। ये पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन में डाल लेना, समझ गए। AB पोल 1 है, CD पोल 2 है, और AB किसके इक्वल है, CD के। तो बोला दोनों पोल का हाइट इक्वल है। फिर क्या कह रहा है वो, रोड जो है 80 मीटर चौड़ी है, मतलब 80 मीटर वाइड है। तो किसी एक पॉइंट पर, मान लो वो यहाँ खड़ा है अभी E पॉइंट पे, तो अब एक पोल यहाँ लग गया, एक पोल मैंने यहाँ लगा दिया, 2 पोल हैं, दोनों की हाइट सेम है। किसी पे थोड़ा आगे चल के उसे याद आया, अरे अच्छा मुझे पोल को देखना था। जब उसने पास वाले पोल को देखा, जो उसके पास है, उसको देखने के लिए उसे गर्दन ज़्यादा उठानी पड़ेगी, क्योंकि जितने आप ऑब्जेक्ट के पास होगे उतना ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और जब वो इसी पॉइंट से दूसरे वाले को देखेगा तो नॉर्मली देख लेगा, क्योंकि वो पोल क्या है, इससे दूर है, वो पोल क्या है, इससे दूर है, तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा बनेगा, कम। जिस पॉइंट से आप, अगर पोल से जो पॉइंट आपका दूर है, जो पोल आपका दूर है, आपका जिस पॉइंट पर आप खड़े हो, उस पॉइंट से जो पोल दूर है उसका एंगल एलिवेशन कम बनेगा, और जो पास है उसका ज़्यादा बनेगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि उसने 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं, एक दिया 60, एक दिया 60, एक दिया 30। हाँ ठीक है, एक तो ये हो गया,
और एक ये हो गया। ये एंगल कितना है, ये पास है 60, ये पॉइंट पास है इस वाले पोल के, तो 60, और ये दूर है तो कितना होगा 30। समझ में आ गई बात। अब ये पूरा डिस्टेंस BC कितना दे रखा है हमें 80 मीटर। टू फाइंड BE CE एंड AB इज इक्वल टू CD, और इसको हम ले लेते हैं H। दोनों पोल की हाइट कितनी है H, तो AB B निकालना है, C निकालना है, और क्या निकालना है हमें H, हाइट ऑफ द टावर। वो तो क्वेश्चन भी निकाला है उसमें, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, दोनों की हाइट सेम है, जब तो मैंने लिखा है AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू H, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट टू पोल्स हैव इक्वल हाइट। समझ में आ गई बात। तो B निकालना, C निकालना, H निकालना है। सॉल्यूशन में देखो, लेट B इज इक्वल टू X, तो बताइए CE कितना होगा 80 माइनस एक्स। CE कितना होगा 80 माइनस एक्स। अगर B की वैल्यू x आ रही है तो CE की कितनी होगी 80 माइनस एक्स। ये भी h है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आइए पहले एक ट्राइंगल में लेते हैं ABE। tan 60 कितना होगा। अच्छा, tan 60 क्यों लिया, कोई कहता साइन क्यों नहीं लिया। देखो AB और DC, ये आपको नीचे वाला कुछ आपने लेट किया है, इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो फ़ायदा ये है क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो आप दोनों में क्या दिखा सकते हो, कॉरस्पॉन्डेंस। tan 60 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर जो कि AB है और बेस जो कि x है। tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3, तो √3 हो गई, x को इधर भेजो तो AB की वैल्यू क्या हो गई, और AB किसके इक्वल है h के। AB किसके इक्वल है h के, तो h कितना हो गया √3x। पहला रिलेशन आ गया। अब बड़े वाले ट्राइंगल पे आ जाओ। इन ट्राइंगल DCE, यहाँ पे क्या लगेगा tan 30 इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस DC अपॉन CE। tan 30 1/√3, DC कितना है H, पहले H पुट करो उसके बाद। ठीक है, DC आ गया H, और CE कितना है 80 माइनस एक्स। तो बेटा डायरेक्ट नहीं पुट करोगे आप, डायरेक्ट पुट करो तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन गलती का कोई चांस छोड़ना, DC को रख लो पहले H। ठीक है, 80 माइनस एक्स। अब करिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, या पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/√3, ये कितना है H √3x, नीचे कितना है 80 माइनस एक्स। करिए 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, इसको इधर भेज दो, 80 इज इक्वल टू 4x। तो बताइए x कितना आएगा 20। x को क्या लेट किया था, x आ गया 20। x है किसके इक्वल BE के, BE आ गया आपका 20। आपको निकालना CE जो कि है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 कितना रहेगा 60 मीटर। कितना 60 मीटर। और तीसरी चीज़ मांग रहा है वो आपसे हाइट, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3 इंटू कितनी है h की वैल्यू 20। h की वैल्यू कितनी आई थी, एक सेकेंड, x की वैल्यू 20 पुट किया तो कितना आ गया 20√3 मीटर। समझ में आ गई बात। तो ये था 10th क्वेश्चन। अथर्व बोला। 11th क्वेश्चन का मैं डाटा आपको बताया था, फिगर इसकी गिवन है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, किसी कैनाल के कोने पे एक टीवी टावर लगा रखा है हमने। ठीक है, फिर वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, तो दो छोर होते हैं कैनाल के, एक पर तो लगा हुआ हमारा टावर, तो मैंने टावर को मान लिया AB। AB क्या है, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, AB है टावर। ठीक है, AB, इस पॉइंट को मैंने मान लिया C। C क्या है भाई, A है वन एंड और C है दूसरा एंड। नदी के दो किनारे छोर होते हैं ना, ऐसे ही ये A है और ये C है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा होकर इस टावर को टावर के टॉप को देखता है, यहाँ से C पॉइंट से
टावर के टॉप को देखता है, तो एंगल कितना बनता है 60 डिग्री। क्या हुआ 60 डिग्री। मान लो मैं जो ना यहाँ खड़ा होकर टावर को देख रहा हूँ, मैं नदी का पार कर लिया, अब मैं टावर को देख रहा हूँ, तो काम क्या है, लोगों पे कुछ काम नहीं है, टावर ही देख रहा है, टावर को देख रहा हूँ, तो एंगल है 60 डिग्री। फिर मैं कहा नहीं यहीं से यहाँ से नहीं देखता, थोड़ा और दूर गया, फिर थोड़ा और दूर से देख रहा हूँ, पहले पास से देख रहा था, अब दूर से देख रहा हूँ, अब भी टावर ही देख रहा हूँ। सोचो मतलब कितना खाली आदमी है, टावर कहीं यहाँ पे, मैंने पहले पास से देखा टावर, अच्छा, फिर थोड़ा सा और दूर जाके देखा मैंने टावर, लेकिन जब मैं और दूर हुआ मेरा एंगल कम होगा ज़्यादा होगा। डिस्टेंस इंक्रीजेज एंगल डिक्रीजेज, डिस्टेंस डिक्रीजेज एंगल इंक्रीजेज, ये याद रखना भैया। AC आ गया, उसके बाद वो कह रहा है उसने 20 मीटर गया दूर और उसने फिर से क्या देखा, टावर। वाह, क्या देखा उसने फिर से, टावर। एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री, एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री। समझ में आ गई बात। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है D से C तक का 20 मीटर। अब क्या मांग रहा है वो आपसे, देखिए जरा। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, जो मैंने आपको बताया था वही बात है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री। तो इतनी बड़ी इंग्लिश में जो उसने लिखा, मैं डायरेक्ट आपको बताया कि भैया देखो ये दोनों तो हैं नदी कैनाल के छोर A और C, ये है आपका टावर, AB क्या है टावर, AC क्या, A और C क्या है 2 एंड्स ऑफ द रिवर। और यहाँ से, या AC को आप लिख लो विड्थ ऑफ कैनाल, AC को क्या लिखोगे विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की चौड़ाई, ठीक है। फिर वो इस पॉइंट से 20 मीटर और दूर गया, उसने फिर से टावर को देखा, अब एंगल कितना है 30 डिग्री। इसके बाद वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, दोनों चीज़ें आपको निकालनी हैं। AB क्या है टावर, ठीक है, AB को लेट क्या करूँगा मैं H, AB में भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि अलग से कुछ लेट करो। AC को अगर आपको लेट करना तो आप X लेट कर लो, AC को क्या लेट कर रहा हूँ मैं X, ठीक है। AC आ गया X, नहीं X + 20, ये डिस्टेंस अलग है, पूरा 20 नहीं है, DC 20 है बस केवल। तो गिवन में ये डाटा है तो लिख लो गिवन में, ये वाला डाटा किस में लिख लो गिवन में। गिवन में वो डाटा डालो, एंगल ADB 30 डिग्री और एंगल ACB 60 डिग्री। सॉल्यूशन, अब आ जाओ, नहीं टू फाइंड पे आते हैं पहले, टू फाइंड डायरेक्ट मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ ये क्या है, AB और AC। क्या फाइंड करना है AB और AC, कैसे फाइंड करेंगे, बेसिक आइडिया क्या रहेगा इसके पीछे, मुझे AB निकालना है, AB हाइट और AC निकालना है। वही बेसिक आइडिया में है ही क्या, एक बार इस ट्रायंगल को ले लो, एक बार इस ट्रायंगल को ले लो, एक बार tan 60 लगा दो, एक बार tan 30 लगा दो, समझ गए। तो आ जाते हैं पहले इन ट्रायंगल ABC, tan 60 कितना है परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AC, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, AB कितना है H, ये कितना है AC को लिया मैंने X। तो बताइए रिलेशन क्या आ गया, विच इम्प्लाइज H = √3। ये बात समझ में आई, पहले ये बताओ ज़रा। अब तो लगभग सारे क्वेश्चन एक से ही होते जा रहे हैं, साइकिल पे, एक ही साइकिल पे चलने लगे। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे अथर्व, ABD, tan 30 कितना होगा बेटा = परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है अब की बार पूरा AD, पूरा बहुत बढ़िया 1/√3। AB को लिया मैंने H, AD को क्या लिया X + 20, अब 1/√3। H की वैल्यू कितनी आई थी ऊपर √3x और नीचे कितनी आ रही है X + 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे, = 3x, x को उधर ले जाके माइनस करो, 3x - x 2x, 2 से डिवाइड करो, x कितना आएगा 10 मीटर, x कितना आया 10 मीटर। x है क्या विड्थ ऑफ कैनाल, कितनी है विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर। अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर, AB निकालना है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू √3 इंटू 10, और h कितना आएगा हाइट ऑफ द टावर? 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितना आया? 10√3 मीटर। सर देखिए बेटा, अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए कि मैं एक बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, टॉप पे, और बिल्डिंग पे खड़ा होकर मैं एक टावर को पहले ऊपर देख रहा हूँ। तो टावर के टॉप को देखा मैंने, टावर के टॉप को देखा मैंने बिल्डिंग के टॉप से, तो एंगल बना 60 डिग्री। फिर मैं टावर के बॉटम को देख रहा हूँ, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा? डिप्रेशन, क्योंकि ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, लाइन ऑफ साइट आपकी डाउन चली गई। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे एंगल बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना है? 45 डिग्री का। ये 60, ये 45। मैंने पूरा बताया। ए बी बिल्डिंग है 7 मीटर। सी डी क्या है? टावर। टावर को कैसे लिखोगे? CE प्लस DE। सी किसके इक्वल है? ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और डी को मैंने लेट कर लिया x, तो ये कितना हो गया? 7 प्लस x। बात समझ में आ गई इतनी? अब मेन मुद्दा क्या है कि x निकाल लूँ तो मैं पूरे टावर की हाइट बता दूंगा, तो मुझे यही चाहिए, टावर की हाइट चाहिए। देखो जरा, टावर की हाइट ही मांग रहा है, कुछ और भी मांग रहा है इसमें। गिवन हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, दैट इज CD। ये पता करना है। सॉल्यूशन पे आइए। देखो, या तो आप ये 45 है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है बेटा जी, ये आपका ग्राउंड लेवल है। हॉरिजॉन्टल लेवल और ग्राउंड लेवल दोनों पैरेलल भी होते हैं, और दोनों का डिस्टेंस इक्वल भी होगा। ऐसा थोड़ी है बिल्डिंग जाते जाते वहाँ टेढ़ी हो गई और ये टेढ़ा हो गया ऐसे, और दोनों का ऊपर का डिस्टेंस अलग है और नीचे का अलग है। नहीं, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जो BC होगा वही AE होगा, जो BC होगा वही AE होगा। अब देखो, इस ट्राइंगल में देख लो आप AEC में, और देख लो आप ADE में, दोनों में कॉमन साइड क्या आ रही है? AE आ रही है। तो या तो आप नीचे वाले ट्राइंगल पे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, यहाँ से आपका BC निकल जाएगा, और BC किसके इक्वल होगा? AE के। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ट्राइंगल एक ऊपर वाला ले लो, एक नीचे वाला ले लो, तो इसको आपको नीचे लाना ही नहीं पड़ेगा, तो आपका काम बच जाएगा। पहले आप ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ACE। AC ट्राइंगल में ये आपका कौन सा एंगल है? डिप्रेशन वाला एंगल है। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंगल 90 के सामने वाली साइड हाइपोट। हमें क्या लेना है? 1045, क्योंकि मुझे बेस की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? बेस की। तो 1045 कितना होगा? परपेंडिकुलर जो कि CE है अपॉन बेस जो कि AE है। 1 इज इक्वल टू CE अपॉन AE। तो CE कितना है? 7। AE कितना है? फाइंड आउट करना है। तो AE इज इक्वल टू 7 मीटर। AE कितना आ गया? 7 मीटर। ठीक है सर, AE कितना आ गया? 7 मीटर। अब आते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल पे। सो इन ट्राइंगल लिखा नाउ, इन ट्राइंगल ADE, ADE ट्राइंगल में 1060 कितना होगा? परपेंडिकुलर DE अपॉन बेस AE। 1060 कितना है? √3। DE कितना है? X। AE कितना है? 7। तो बताइए सर, X कितना आया? 7√3 मीटर। अब हाइट ऑफ टावर कितना है? हाइट ऑफ टावर मैंने बताया था 7 प्लस x, 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? √3 + 1 मीटर। दैट्स ऑल। इतना क्वेश्चन है बस, समझ में आया? ठीक है, नोट करिए इसे। तो भाई हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक बार देख लेते हो ना। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में 12 तक हो गए थे, क्लास 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस। तो मतलब यहाँ पे क्या है? एक लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस से ये मैंने बनाया लाइट हाउस AB 75 मीटर। AB क्या है? लाइट हाउस है। कितनी हाइट है उसकी? 75 मीटर है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से हाइट दी है। उसने ये नहीं कहा कि लाइट हाउस 5 मीटर किसी चीज़ पर खड़ा है या ऐसे। अगर वो कह रहा है सी लेवल है
ठीक है, तो मतलब यही उसकी एक्चुअल हाइट है 75 मीटर की, इसमें कुछ एडिशन या कुछ घटाना नहीं है। उसके बाद क्या कह रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू शिप्स। अब शिप कहाँ चल रही होंगी, सी में चल रही होंगी। दो शिप हैं, ये हो गई मान लो पहली शिप हो गई शिप 1, और ये कहीं दूसरी शिप हो गई। ये जो लाइट हाउस पर लाइट लगी हुई है, ये क्या होगा उस लाइट का, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्या होगा उस लाइट का, हॉरिजॉन्टल लेवल। बात समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहा है वहाँ से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। अगर मुझे कोई पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो मुझे इससे अपनी गर्दन को थोड़ा ज़्यादा झुकाना पड़ेगा। मैं छत के नीचे किसी को देख रहा हूँ तो एंगल यहाँ से ज़्यादा बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ज़्यादा एंगल बनेगा। लेकिन अगर मैं दूर के किसी आदमी को देख रहा हूँ तो एंगल कम बनेगा। तो 30 डिग्री वाली शिप दूर होगी और 45 डिग्री वाली शिप पास होगी। 30 डिग्री वाली शिप दूर होगी, ये तो बोला मैंने। 30 डिग्री वाली शिप क्या होगी और 45 डिग्री वाली शिप क्या होगी, पास। यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, ठीक है, 30 डिग्री का। देखो पर लाइन को आपको ऐसे बनाना नहीं है, मैं तो शिप के लिए बना दिया। आप उसे मान के चलिए कि वो एक सीधी लाइन है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट सी, ये पॉइंट हो गया डी। तो बताइए एंगल ए सी भी कितना है और एंगल ए डी भी कितना है, 30। एंगल, अच्छा एंगल ये सॉरी एंगल पहले इधर नहीं बनाने, पहले आप एंगल को इधर बनाइए, ठीक है। देखिए ये वाला एंगल कितना है, ये वाला पूरा बड़ा वाला 45, और ये वाला एंगल कितना है यहाँ से, ये 30 डिग्री। तो इसे ध्यान रहेगी। फिर देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये मैंने 45 बना लिया, ये लाइन ग्राउंड लेवल के सी लेवल के पैरेलल है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो देखो ये और ये क्या बना रहे हैं, Z बना रहा है। तो ऑल्टरनेट एंगल लगेंगे क्योंकि पैरेलल तो हो गई। तो 45 इसको, ये भी इक्वल 45 होगा। तो मैं लिखूँगा इसे एंगल, इसको नाम दे देता हूँ मैं, L दे दिया मैंने। एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी एल के, एंगल सी बी एल के इक्वल होगा 45 डिग्री। वाई, ऑल्टरनेट एंगल। और एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा, 30 है पहली बात तो, होगा किसके इक्वल। देखो यहाँ से Z बन रहा है पूरा प्रॉपर, पूरा Z बन रहा है, ये इधर, फिर B से D, फिर D से A, पूरा बन रहा है। तो किसके इक्वल होगा ये, D B L, कितना 30 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। बन गई बात, समझ में आया यहाँ तक। अब निकालना क्या है, हाइट और ये दे दिया, ये AB लाइट हाउस है, आपको निकालना क्या है इसमें, ये देखिए ज़रा। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो हमने ली ही है, एक के पीछे ही लिए। अगर दोनों अलग अलग होंगी तो मान लो मैं ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूँ, मैंने एक ही लाइन में दोनों को देख लिया, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तभी तो एक लाइन में आ गई। अगर वो अलग अलग होती तो एक को ऐसे देखता और एक को ऐसे देखता, तो दोनों के लिए लाइन क्या जाती, लाइन ऑफ साइट अलग अलग जाती। ये लाइन आ रही है, ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद कह रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो DC मांग रहा है वो आपसे, क्या मांग रहा है, DC। समझ में आ गई बात, क्या मांग रहा है वो आपसे, DC। टू फाइंड, इधर डालो गिवन में, ये क्या आएगा, टू फाइंड में क्या आएगा, DC को हमने लेट कर लिया X। सॉल्यूशन पे आइए, बहुत जल्दी खत्म होगा क्वेश्चन। ये 1045 है, 1045 पे परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं, इक्वल। 1045 पे परपेंडिकुलर बेस ये 75 है, तो ये भी कितना आएगा, 75। इन ट्राइंगल, आपको ये ना कहे कि लग नहीं रहा, भाई मैं बनाया नहीं उस तरह से, लेकिन आपके इसके नंबर नहीं कटते बोर्ड में। इन ट्राइंगल ABC, tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है, AC। 1045 1, AB कितना है 75, ये आया AC। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या हो गई, 75 मीटर। आगे AC कितना आया, AC 75
मीटर। जब आपका AC आ गया, अब क्या लगाओगे इसमें? अब आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB कितना होगा ये? 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? AD। 1030 कितना है? 1/√3। AB कितना है? 75। AD कितना है? 75 plus x प्लस 75। ये तो 75 आ गया ना अब, तो हमने निकाल लिया 75। तो कितना आया इसका बेस पूरा? x प्लस 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। x की वैल्यू कितनी आई? 75√3 माइनस 1 मीटर। सॉल्व। यही है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। यही क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना है? 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1। नाउ 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या देखिए, ये एक बैलून वाला क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 14th को लगा लो इंपॉर्टेंट। क्या है? एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, 1.2 मीटर की एक गर्ल है। ये गुब्बारे को देख रही है जो कुछ दूरी पर इससे उड़ रहा है। ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है। क्या है इसका? हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये उसका ग्राउंड लेवल है जिस पर उसके पैर टिके हुए हैं। ये उसकी आँख से जो बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल लेवल है। कहीं मैंने माना कि एक गुब्बारा है जो कि यहाँ उड़ रहा है, और फिर पैरेलल वो चलता चला गया, और अब वो यहाँ पे है। समझे बात को? कि मतलब वो ऊपर नहीं गया, वो अगर गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था तो उड़ते उड़ते वो ऐसे सीधा सीधा चल के उड़ा, अब वो यहाँ पहुँच गया, एक ही लेवल पे उड़ा, एक ही हाइट पे ग्राउंड से। ठीक है, अभी उसने गुब्बारे को पहले देखा, फिर उसने गुब्बारे को यहाँ पे देखा, ठीक है। पहले उसने गुब्बारे को यहाँ पे देखा, फिर उसने गुब्बारे को यहाँ पे देखा। ये दो पोजीशन हो गई गुब्बारे की। गुब्बारा में फिर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर भी जा रहा है, मतलब ऐसे भी जा रहा है ऊपर की साइड, एंगल बनाओ तो नहीं। वो कह रहा है कि गुब्बारा आपका यहाँ देखा गया ज़मीन से, अब वो आगे तक ऐसे ही गया है, हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल चल रहा है। किसके? हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल चल रहा है गुब्बारा। अब पढ़िए, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? 88.2 मीटर। लेकिन हमने बताया था कि गर्ल की हाइट कुछ दे रखी है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ से बनेगा हाइट वहाँ से कंसिडर की जाएगी। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है? 1.2 मीटर से, क्योंकि उसकी आँख तो माथे पे लगी हुई है, मुंह पे लगी हुई ना, आँखें पैरों में थोड़ी होंगी उसकी, मुंह पे। ये कितना हो गया फिर? हाँ, चेहरे पे बेटा 87 मीटर। कितना हो गया? तो मतलब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन जितनी हाइट के लिए काम करेगा, वो हाइट कितनी है? 87 मीटर। जब वो हाइट के लिए काम करेगा 87 मीटर के लिए। अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल 60 होगा या ये वाला मतलब इसके लिए 60 एंगल बनेगा या इसके लिए? जो ऑब्जेक्ट पास है उसके लिए एंगल, मतलब वो पास था तो ऐसे देख रही थी और दूर चला गया तो नॉर्मल देखेगी। इसका मतलब जब वो पास है तो उसके लिए एंगल क्या बनेगा? दूर वाले के लिए क्या बनेगा? एंगल 30 डिग्री। और पास वाले के लिए एंगल क्या बनेगा? 60 डिग्री। जब मैं इसे पूरा कवर कर रहा हूँ ना, ये पूरा, तो ये वाला एंगल आ रहा है, और जब मैंने इसे इतना लिया है तो ये वाला एंगल बन रहा है इसके लिए। समझ गए बात को? अब वो क्या जानना चाह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में वो जानना चाह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। देखो पहले मैं नाम देता हूँ इसको, A B C D E F G। तो वो GD जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है? GD। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन देखते बेटा। पहले गिवन में लिखते हैं। गिवन में क्या आएगा बताइए? AB इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ब्रैकेट में क्या आएगी? हाइट ऑफ गर्ल। इसके बाद क्या है? DC नहीं CE,
88.2 मीटर। क्या है यार अब ये हाइट ऑफ बैलून। स्पेलिंग देख लेना बेटा, ठीक है। और सी डी कितना होगा, 88.2 में से 1.2 को माइनस कर दूंगा तो 87 मीटर आ जाएगा, ठीक है। एंगल डी बी ई 30 डिग्री है और एंगल डी बी एफ ये ऐसा कितना है 60 डिग्री है। फाइंड क्या करना है बेटा हमें, इसमें सारी चीज़ें हो गई। जी डी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। जी डी फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी वे है। पूरा निकाल लो माइनस इसे निकाल दो और इसमें से माइनस कर दो। जी डी को लेट कर लो एक्स, क्या लेट कर लो जी डी को एक्स। ये पूरी फिगर बन गई इसकी। वैसे भी फिगर गिवन थी, समझ में आनी चाहिए। पहले बड़े ट्राइंगल पे आते हैं। बड़ा ट्राइंगल क्या है सॉल्यूशन में, एन ट्राइंगल डी बी ई, एन ट्राइंगल डी बी ई। क्या लगाएंगे आरव 10, सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है हमारा 10 30 10 60, 10 30 10 60 10 45 बहुत कम। 10 30 कितना होगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही से ये वायलेट होगा ना बीजी, कुछ भी लेट कर लो, बीजी रहने दो, जिसकी वैल्यू चाहिए उसे लेट करो बस। अब उधर एक्स भी लेट नहीं करोगे तब भी आंसर हो जाएगा। ये कितना है देखो डी ई 37 कितना है ये 87 अपॉन में एक्स प्लस बी जी। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इसे नहीं बनाते, वैल्यू रख लेते हैं इसकी कुछ। ये आ गया 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन एक्स प्लस बी जी, एक्स प्लस बी जी। तो एक्स प्लस बी जी कितना आया 87√3। इसको इतना ही छोड़ देना। अब क्यों छोड़ना है इसे इतना, ये समझिए। अगली बारी में केवल आपकी बी जी की वैल्यू आएगी, उसे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। अब कौन सा ट्राइंगल लूँ मैं दूसरा, इन ट्राइंगल बी जी एफ। तो के जी एफ बन सकता था, बी जी एफ। कौन सा एंगल है इसमें 60 30, 60 30 पास है बड़ा वाला एंगल 10 60। अब जब ये पैरेलल ही चल रहा है बैलून तो जो डिस्टेंस ये होगा वही ये भी होगा, तो ये भी कितना रहा होगा 87 मीटर। तो 10 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या आएगा 87, बेस क्या आएगा बी जी। तो 87 अपॉन बी जी, ये आया √3। 87 अपॉन बी जी, बी जी। तो बताइए बेटा जी बी जी कितना हुआ 87/√3। रैशनलाइज करो 87√3 अपॉन 3 कितना बनाइए 29√3 मीटर। रैशनलाइज कर लिया इसे, देखो 3 से कट जाएगा 87। जब इसके साथ रूट होता है ना, मेरा रूट से कोई मतलब नहीं है, मैं तो केवल उस नंबर को काटूंगा जिस पे रूट नहीं है। किस पर नहीं है 87 पे। तो 87 को जब 3 से कट करोगे तो कितना आएगा 29। √3 तो एज इट इज़ रहेगा। ये किसकी वैल्यू है बी जी की। अब बी जी की वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन में x प्लस बी जी किसके इक्वल है 87√3। तो x प्लस 29√3 इज इक्वल टू 87√3। तो x कितना आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे लिखना इसे, x आएगा 58√3 मीटर। और x क्या है, x है GD। GD को लेट किया था हमने, x यहाँ लिख लेना। GD को x लेट किया था। GD x डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, और x की वैल्यू आई है 58√3 मीटर। दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, जितने वो बंदा उसे देख रहा था। ठीक।